नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। फसलों के उत्सव पोंगल में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के दिल्ली स्थित आवास पर मनाया गया जश्न। पीएम ने किसानों के प्रति जताया आभार। कहा कि मिलेट्स को लेकर देश और दुनिया में पैदा हुई है नई जागृति। मदर डेयरी बनी किसानों की तरक्की का आर्थिक आधार। 40 से भी अधिक देशों में बिक रहे हैं मदर डेयरी के उत्पाद। सीधा किसानों के खातों में पहुंच रहा है पैसा। डेयरी में फल और सब्जियों का किया जा रहा है परीक्षण। तमिलनाडु के रामनाथपुरम पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। किसानों के सामने ड्रोन तकनीक के माध्यम से फसलों पर किया गया उर्वरक का छिड़काव। कृषि में इसके अन्य लाभों के बारे में दी गई जानकारी। पूरा उत्तर भारत शीतलहर और कोहरे की चपेट में। दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़, लखनऊ समेत कई शहरों में जीरो विजिबिलिटी। अगले 3 से 4 दिनों तक राहत के आसार नहीं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर पोंगल समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन मौजूद रहीं। पोंगल दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है और इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति की तरह ही ये पर्व भी सूर्य के उत्तरायण का त्योहार है। इस समय फसल की कटाई की जाती है और इसको लेकर खुशियां मनाई जाती हैं। पोंगल फसल कटाई और संपन्नता के प्रतीक का उत्सव होता है। पोंगल के दिनों में घर के बाहर रंगोली बनाई जाती है और साथ ही ये पर्व ईश्वर को धन्यवाद देने के अवसर के रूप में भी मनाया जाता है। पीएम ने कहा कि पोंगल के दिन तमिलनाडु के हर घर से पोंगल धारा का प्रवाह होता है। उन्होंने सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष की धारा के प्रवाह होने की कामना की। पीएम ने कहा कि पोंगल का त्यौहार एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है। पीएम मोदी ने कहा कि पोंगल पर्व में ताजी फसल को भगवान के चरणों में समर्पित करने की परंपरा है। इस पूरे उत्सव की परंपरा के केंद्र में हमारे अन्नदाता, हमारे किसान हैं। संत तिरुवल्लुवर ने कहा है, तल्ला विळयुळुम तक्कारुम ताळिवल्ला चेवरुम सेवर्द नाडु, यानी अच्छी फसल, पढ़े लिखे व्यक्ति और ईमानदार व्यापारी, ये तीनों मिलकर राष्ट्र निर्माण करते हैं। तिरुवल्लुवर जी ने पॉलिटिशियन का उल्लेख नहीं किया है। ये हम सबको संदेश है। पोंगल पर्व में ताजी फसल को भगवान के चरणों में समर्पित करने की परंपरा है। इस पूरी उत्सव परंपरा के केंद्र में हमारे अन्नदाता, हमारे किसान हैं। और वैसे भी भारत का हर त्योहार किसी न किसी रूप में गांव से, किसानी से, फसल से जुड़ा हुआ होता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का हर त्यौहार किसी न किसी रूप में गांव, किसानी और फसल से जुड़ा होता है। उन्होंने सुपर फूड को लेकर देश दुनिया में नई जागृति आने पर खुशी व्यक्त की। पिछली बार हमने इस बारे में भी चर्चा की थी कि कैसे हमारे मिलेट्स या श्री अन्न तमिल संस्कृति से जुड़े हुए हैं। मुझे खुशी है कि सुपर फूड को लेकर देश में और दुनिया में एक नई जागृति आई है। हमारे बहुत सारे नौजवान मिलेट्स, श्री अन्न को लेकर नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और ये स्टार्टअप्स आज बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। श्री अन्न के उत्पादन से हमारे देश के 3 करोड़ से अधिक छोटे किसान जुड़े हुए हैं।
हम श्री अन्न को प्रमोट करते हैं तो सीधे सीधे ये 3 करोड़ किसानों का भला होता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने समस्त देशवासियों को पोंगल और मकर संक्रांति पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि किसानों और कृषि को सम्मान देने के लिए हम ये त्यौहार मनाते हैं। तमिल फेस्टिवल है, ये पोंगल फेस्टिवल है। हम मकर संक्रांति नाम से पूरा देश हम सेलिब्रेट करेंगे। ये सारे देश में हम हमारा किसान के लिए सम्मान देने के लिए, हमारा कृषि के लिए सम्मान देने के लिए ये फेस्टिवल हम बनते। इस फेस्टिवल बनने सारे देश में हमारा भाई बहन सबको पोंगल मकर संक्रांति के लिए मेरा हृदय से ये शुभकामनाएं। पोंगल त्यौहार एक ऐसा पर्व है जिसे फसल उत्सव या धन्यवाद समारोह भी कहा जाता है। किसान इस समय नए सीजन में अच्छी फसल के लिए सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु और देश भर के अन्य राज्यों में भव्य तरीके से मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग नामों से। पोंगल वास्तव में 4 दिनों तक चलने वाला एक लंबा उत्सव है जो मकर संक्रांति पर शुरू होता है और इसे बोधि कहते हैं। इस समय सूर्य उत्तरायण की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। नए काटे गए चावल का उपयोग करके मिठाइयाँ और नमकीन बनाया जाता है और अगले फसल मौसम के लिए प्रार्थना के साथ ही भगवान को चढ़ाया जाता है। गन्ना पोंगल त्यौहार का प्रतीक है। पोंगल के अगले ही दिन को मट्टू पोंगल कहा जाता है। इसमें भैंसों और बैलों के प्रति भी उच्च सम्मान दिया जाता है। पोंगल उत्सव के अंतिम उत्सव को कन्नुम पोंगल कहा जाता है और इसका अर्थ है मित्रों और परिवारों का पुनर्मिलन। आगे बढ़ते हैं, जहां असम में फसल कटाई का त्यौहार माघ बिहू मनाया जा रहा है और इसे भोगाली बिहू और माघोर दोमाही भी कहा जाता है। इस त्यौहार को तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी और देश के उत्तरी राज्यों में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ये वर्ष का पहला पर्व है जो सर्दियों में फसल कटाई का उत्सव मनाने और पूरे वर्ष में समृद्धि की प्रार्थना करने के लिए विभिन्न समुदायों को जोड़ता है। माघ बिहू के दिन लोग सुबह स्नान करके धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और एक दूसरे को भोजन तथा मिठाइयों का वितरण करते हैं। असम में बिहू पर्व को 2 दिन मनाया जाता है। इस दौरान अलाव जलाया जाता है और लोग उत्सव मनाते हैं। माघ बिहू से एक दिन पहले उरुका होता है जो असमी कैलेंडर के अनुसार पोष महीने का अंतिम दिन है। आगे बढ़ते हैं, जहां देश के किसानों की आर्थिक खुशहाली और तरक्की में मदर डेयरी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। मदर डेयरी द्वारा आज न केवल भारत बल्कि दुनिया के 40 से भी अधिक देशों में अपने उत्पाद का निर्यात किया जा रहा है। इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यावनत ने बात की मदर डेयरी सफल एवं निर्यात विभाग के प्रमुख प्रदीप कुमार साहू से। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की पहल से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में इंडस फूड मार्ट का आयोजन किया गया। इसमें देश और दुनिया की नामी गिरामी कंपनियों ने भाग लिया। इससे भविष्य में कितना फायदा मिलेगा रोजगार, व्यापार और कारोबार को खाद्य के क्षेत्र में, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मदर डेयरी सफल और निर्यात विभाग के प्रमुख प्रदीप कुमार साहू। सर, अगर बात करें इंडस फूड जो एक्सपो मार्ट है, ये कितना मददगार है जो एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर के जो उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार दिलाने में? देखिए, सरकार का जो प्रायोरिटी है एक्सपोर्ट बढ़ाना है और एग्रीकल्चर, डेयरी, फूड को एक्सपोर्ट बढ़ाना है। और ये जो फेयर हो रहा है आज नहीं है, कम से कम 6-7 साल पहले हुआ था और हम मदर डेयरी एज ए कंपनी हम हर साल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत मददगार रहता है क्योंकि बायर सेलर्स आजकल बहुत लोग आ रहे हैं। हम जब भी दुबई, पेरिस और जर्मनी जाते थे मेला करने के लिए, आज इंडिया में बायर सेलर्स आ रहे हैं और हमारा इंडिया का पोजीशन और मदर डेयरी का फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डेयरी धारा सबके हमको अच्छा ऑर्डर मिल रहा है। ये बहुत बढ़िया फ़ायदेमंद है और हेल्प हमारे लिए एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कदम है। मदर डेयरी पर्टिकुलर बात करें तो मदर डेयरी के सफल के उत्पाद कौन कौन से देशों में जाते हैं और कौन कौन से मुख्य उत्पाद हैं? सफल का कम से कम 40 देश को हम एक्सपोर्ट करते हैं और उसमें हमारा इंडिया का जितना फ्रूट पल्प होता है, जैसे मैंगो पल्प हो गया, अल्फांसो, तोतापुरी, केसर, इसका पल्प बना के हम यूएसए से शुरू करके जापान, अब 40 कंट्री को हम भेजते हैं। और फ्रूट्स वेजिटेबल्स में हमारा सफल मटर, कटहल जो रांची का प्लांट में होता है उसको भेजते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में हम घी पूरा गल्फ कंट्री को भेजते हैं, तो हमारा अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता है।
और हम देश के लिए अच्छा और फॉरेन करेंसी बनाते हैं और फॉरेन में हमारे इंडिया का ब्रांड भी करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर का जो ध्येय है, लक्ष्य है, हम कटिबद्ध है उसको आगे बढ़ाने के लिए। मदर डेयरी के जरिए इस तरह के एक्सपो की कितनी बड़ी भूमिका रहती है? बहुत बड़ा भूमिका। मैं आपको एक उदाहरण स्वरूप दे सकता हूं। जो रांची है, जनजाति बहुल एरिया है, हम उधर से अमेरिकन स्वीट कॉर्न पहले उगाते नहीं थे, उधर जैसे उगा के उनका 3 गुना फायदा हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं 2 गुना। हमने उधर खुंटी जैसे गांव जहां पे भगवान बिरसा मुंडा पैदा हुए, उधर 3 गुना फायदा दिया है। और मदर डेयरी कंपनी उधर का केंद्र, हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सब लोग ने हमको मदद किया और जनजाति लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, किसान का लाभ हो रहा है और हम जो काम कर रहे हैं उसमें कम से कम 2 गुना फायदा हो रहा है किसानों को। तो ये मदर डेयरी सफल और निर्यात विभाग के प्रमुख प्रदीप कुमार साहू, जिनका मानना है कि इंडिया एक्सपो मार्ट में लगे इंडस फूड एक्सपो के जरिए एक और जहां कृषि और पशुपालन से जुड़े डेयरी उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बाजार मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर इससे किसानों की आमदनी बढ़ने के विकल्प भी खुल रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन प्रमोद और राजेंद्र के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, ग्रेटर नोएडा। और विकसित भारत संकल्प यात्रा तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में पहुंची, जहां किसानों के सामने ड्रोन तकनीक के माध्यम से फसलों पर उर्वरक का छिड़काव किया गया। इस दौरान किसानों को कृषि में इसके अन्य लाभों के बारे में भी जानकारी दी गई। इस समय पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। सर्दी के मौसम में पहली बार गंगानगर, पटियाला, अंबाला, चंडीगढ़, पालम, सफदरजंग, बरेली, लखनऊ, बहराइच, वाराणसी, प्रयागराज और असम के तेजपुर में 0 विजिबिलिटी दर्ज की गई है। राजधानी दिल्ली में रविवार को काफी घना कोहरा छाया रहा। यहां विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक कुछ इलाकों में घने से बहुत घने कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है और इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में अगले 4 दिनों तक कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में तो अगले 3 दिनों के दौरान गंभीर शीतलहर चलने की बात कही गई है। 3 दिनों के बाद धीरे धीरे ठंड कम होने लगेगी। और पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु के चेन्नई के कई हिस्सों में कोहरे की चादर छाई हुई है। और देश में स्वच्छ व पारदर्शी प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है और इसी क्रम में राजस्थान लोक सेवा आयोग भर्ती प्रक्रिया में कई तरह के नवाचार किए गए हैं। कृषि विभाग में युवाओं के लिए भर्तियों में पारदर्शिता के लिए क्या कुछ किया गया है, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देकर न केवल स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन की अवधारणा को साकारित किया जा रहा है, बल्कि समय बचने के साथ साथ वित्तीय धन का जो नुकसान हो रहा था उसको भी बचाने का महत्वपूर्ण काम हो रहा है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शिव सिंह राठौर मौजूद है। ये बात करते हैं आरपीएससी में किस तरह डिजिटल सिस्टम को इन्होंने बढ़ावा दिया। सर, अगर बात करें डिजिटल सिस्टम को आरपीएससी में बढ़ावा देना और युवाओं के लिए कई नवाचार करना, किस तरह आपने किए थे काम? देखिए, किसी भी प्रशासन को स्वच्छ और पारदर्शी बनाना है तो उसके लिए डिजिटलाइजेशन की बहुत आवश्यकता है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी सदैव इस पर जोर रहते हैं कि प्रशासन में डिजिटलाइजेशन हो। इसको लेकर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, जो किसान वर्ग के लोग हैं, जो गाँव में खेती करते हैं, उनको बार बार बस पकड़कर शहर में आना, अपने फॉर्म भरना और कोई त्रुटि हो जाती है तो उस त्रुटि को लेकर पब्लिक सर्विस कमीशन के चक्कर लगाना, न्यायालय में जाना, जिससे न्यायालय का भी बोझ बढ़ता है, पब्लिक सर्विस कमीशन का भी बढ़ता है। इसलिए मेरे कार्यकाल के अंदर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसे हम OTR कहते हैं, आप अगर एक बार रजिस्टर्ड हो गए तो आपको बार बार इन्फॉर्मेशन देने के लिए गलती से आप बच सकेंगे। तो जो विशेषकर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं उनको इसका बहुत फ़ायदा हुआ और वन टाइम रजिस्ट्रेशन हुआ। इसके आगे एक स्टेप और है, वो हमें अब लागू करना चाहिए, उसे कहते हैं वन टाइम वेरिफिकेशन। जिस बच्चे के पास जो डिग्री है वो एक बार वेरीफाई हो जाए, अगर एक बार वेरीफाई हो जाती है, वो अपडेट करना चाहता है तो उसको अपडेट कर सकता है। तो वन टाइम वेरिफिकेशन की तरफ एक कदम अगर हम और बढ़ाते हैं तो इसमें और अच्छी पारदर्शिता और ग्रामीण पृष्ठभूमि के किसान वर्ग और परिवार के लोग जो हैं उनको इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ायदा मिलेगा। अगर बात करें ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे होते हैं, अधिकांश कृषि की पढ़ाई करते हैं, एग्रीकल्चर में AO की हो, AO की हो, ARO, ARO, कई तरह के पद निकलते हैं, तो इन भर्तियों में किस तरह आप प्रक्रिया अपनाते हैं? पहले ये 100% साक्षात्कार के ऊपर आधारित
ये भर्तियां भरी जाती थी, परंतु हमारे समय एक नवाचार हुआ जिसके अंदर एक दिन किसी व्यक्ति का अगर साक्षात्कार खराब हो जाए तो वे अपनी नौकरी से और अपने भविष्य निर्माण से वंचित नहीं रहें। इसमें सुधार करने के लिए हमने लिखित परीक्षा के 40% अंक, साक्षात्कार के 40% अंक और उसका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसके 20% अंक को इसमें जोड़ा गया। आपने यूपीएससी के पैटर्न पे इसमें कई तरह के बदलाव किए, वो क्या क्या बदलाव थे? इसका कैलेंडर जो हमने सबसे पहले जारी किया, एक तो कैलेंडर जारी होना चाहिए, कैलेंडर जारी होने के बाद उसकी कड़ाई और सख्ती से उसका पालन होना चाहिए। एक बार यदि कैलेंडर जारी हो गया है तो उस कैलेंडर के आधार पर ही परीक्षाएं आयोजित हो। हिंदुस्तान के अंदर पहला पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसने ऑन स्क्रीन मार्किंग से RAS की कॉपीज़ और जो भी लिखित परीक्षाएं होती है उनको हमने डिजिटलाइज फॉर्म के अंदर इवेल्युएट किया। इसके बाद में RTI में जो कॉपी देते हैं तो व्यक्ति जब बार बार चक्कर लगाता है, बहुत सारे कागज़ ख़राब होते हैं, फ़ोटोकॉपी करवानी पड़ती है, तो हमने इसको ऑनलाइन जो देगा 50 रुपया कॉपी, 200 रुपये 4 पेपर होते हैं, वो जमा करवा दे, उसको एक OTP आएगा और वो कहीं पे भी अपने गांव में बैठा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में कोई ई-मित्र है, वहाँ जाकर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अपने चारों पेपर की कॉपी की RTI में कॉपी ले सकता है। तो ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शिव सिंह राठौर, जिनका मानना है कि RPSC में डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा देने से एक और जहां काम में पारदर्शिता आई है, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार रोकने के साथ साथ बेहतर मानव संसाधन नियुक्त करने में मदद भी मिली है। मेरे सहयोगी कैमरामैन अंकित के साथ में OP यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। सावरकुंडला और इंदौर मंडी में सोयाबीन के भाव में नरमी देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 12 जनवरी को सोयाबीन का भाव था 4,850 रुपए। 13 जनवरी को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव 4,875 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान पीली सोयाबीन के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 जनवरी को पीली सोयाबीन का भाव रहा 4405 रुपए। 13 जनवरी को इसके सौदे 100 रुपए मजबूत होकर 4505 रुपए पर हुए। राजूला मंडी में 12 जनवरी को सोयाबीन का भाव रहा 3,675 रुपए। 13 जनवरी को इसके सौदों में 610 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 4,285 रुपए। सावरकुंडला मंडी में सोयाबीन की बात करें तो यहां 12 जनवरी को सोयाबीन का भाव था 4,395 रुपए। 13 जनवरी को इसके भाव में 45 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,350 रुपए पर आ गया। मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में 12 जनवरी को सोयाबीन का भाव रहा 4500 रुपए। 13 जनवरी को इसके सौदों में 900 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली और भाव हो गया 3600 रुपए। वहीं बात कुल तिलहन की करें तो इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409.96 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। सोयाबीन की पैदावार पर नजर डालें तो कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129.87 लाख टन थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि शनिवार को कुछ ही मंडियों में धनिया बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव की बात करें तो विसावदर और पुणे मंडी में धनिये के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि हलवद और राजकोट मंडी में इस दौरान धनिये के भाव में नरमी देखने को मिली।
एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में 12 जनवरी को धनिये का भाव था 5,900 रुपए। 13 जनवरी को इसके भाव में 400 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 5,500 रुपए पर आ गया। राज्य के ही राजकोट मंडी में इस दौरान धनिये के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 12 जनवरी को धनिये का भाव रहा 7,200 रुपए। 13 जनवरी को इसके सौदे 500 रुपए टूटकर 6,700 रुपए पर हुए। विसावदर मंडी में धनिये के भाव की बात करें तो यहाँ 12 जनवरी को धनिये का भाव था 5,750 रुपए। 13 जनवरी को इसके सौदों में 140 रुपए की तेजी आई और भाव 5,890 रुपए पर जा पहुंचा। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में इस दौरान धनिये के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 12 जनवरी को धनिये का भाव रहा 11,750 रुपए। 13 जनवरी को इसके भाव में 250 रुपए का उछाल आया और भाव 12,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हो गया। वही बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 48,656 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 5,825 टन बढ़ा है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इस समय मटर और सरसों के अलावा गोभी वर्गीय सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं खेतों में उचित नमी और तापमान बनाए रखने के लिए फसल में प्राकृतिक चीजों से ले मल्चिंग करें। असम के पहाड़ी इलाकों में बोरो धान की रोपाई करें। इसके साथ ही यहाँ मसूर में हल्की सिंचाई करें। निचले ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में बोरो धान की रोपाई जारी रखें। इसके साथ ही खेतों में 5 से 6 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। इसके अलावा धान के खेतों में खाली जगहों को भरने के लिए अतिरिक्त बीज रखें और रोपाई के 7 से 10 दिनों के बीच खाली जगहों को भरने का काम पूरा कर लें। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके के किसान बोरो धान के साथ गोभी वर्गीय सब्जियों की रोपाई करते रहें। वहीं बराक घाटी में इस समय आहू धान की अगेती किस्मों की नर्सरी लगाएं। इसके साथ ही यहाँ बोरो धान की रोपाई जारी रखें। बराक घाटी में गोभी वर्गीय सब्जियों की अच्छी पैदावार के लिए नियमित अंतराल पर सिंचाई करते रहें। मेघालय के किसान इस मौसम में पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, लाई पत्ता और गांठ गोभी की बुवाई और रुपाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ इस समय टमाटर की नर्सरी लगाएं और मटर, मूली, गाजर और शलजम की बुवाई करें। मेघालय में ही तैयार अदरक और हल्दी की खुदाई भी जारी रखें। नागालैंड में फलों और सब्जियों के खेतों में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग करें। यही समय तैयार गोभी वर्गीय सब्जियों के अलावा राजमा की कटाई जारी रखें। इसके अलावा यहाँ तैयार आलू, प्याज और अदरक की खुदाई भी करते रहें। वहीं मणिपुर में इस समय गोभी वर्गीय सब्जियों की पछेती किस्मों की रोपाई जारी रखें। मिजोरम में किसान मिर्च, बैगन, भिंडी और ग्वारफली की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। वहीं त्रिपुरा में बोरो धान की रोपाई जारी रखें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजाना एक राम भजन सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने कवि अरुणाचल कवियारन के राम नाटकम का गीत साझा किया है।
अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर के धुलेश्वर महादेव मंदिर में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। उड़ीसा के अंगुल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले स्वच्छता अभियान के तहत मां हिंगुला मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले स्वच्छता अभियान के तहत बालकेश्वर महादेव मंदिर में सफाई अभियान चलाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कानपुर वायु सेना स्टेशन में पूर्व सैनिकों की रैली के साथ 8वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के राष्ट्रव्यापी समारोह का नेतृत्व किया। मुंबई में 8वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस पर वायुसेना स्टेशन में पूर्व सैनिकों की रैली के साथ युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वाणिज्य मंत्रालय ने लाल सागर क्षेत्र में जारी संकट को देखते हुए व्यापार से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा के लिए 17 जनवरी को एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक बुलाई है। कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। यूपीए 2 सरकार में मंत्री रह चुके 47 साल के मिलिंद देवरा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। रविवार तड़के जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में डेरा की गली के पास जंगल में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलने के बाद भारतीय सेना मौके पर पहुंची। कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया और इस हादसे में कई लोगों की जान बच गई। हिमाचल प्रदेश के मनाली के जंगल में भीषण आग लग गई है। करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है और आग इतनी भीषण है कि काफी दूर से ही आग की लपटें दिखाई दी। राजधानी दिल्ली में अलीपुर के खेड़ा कला गांव में अंगीठी जलाकर सो रहे परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।